नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हमारे देश की राजनीति में एक बड़ी भारी समस्या है। हमारे देश में जब कोई नेता चुनाव जीत कर किसी पद पर पहुंचते हैं, ख़ास तौर से अगर वो नेता अपने समाज में, अपने समुदाय में, अपने राज्य में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि पहली दफ़ा उन्हें 5 साल का अवसर मिले, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा भी मिले, 5 साल का अवसर और मिल जाए। फिर जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी भी काम बचे हुए हैं, 5 साल और मिलना चाहिए, तो 5 साल का और अवसर चाहिए। जब 15 साल पूरे होने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि एक वृहत प्रोजेक्ट है जो हमारे दिमाग में है, जो कि हमारे अधीन आने वाले क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है और उसको मैं ही पूरा कर सकता हूँ। लिहाजा वो 5 साल और चाहने लग जाते हैं। लेकिन जब तीसरी चौथी बार आते हैं तो ज़ुबान पर ये बात आने लगती है कि अब तो हमारा ये आखिरी चुनाव है, और इस बहाने भी कई बार वो वोट लेने में सफल हो जाते हैं। ये सिलसिला किसी एक नेता, किसी एक दल या किसी एक क्षेत्र का नहीं है। अमूमन ये देखा गया है कि 35 सालों तक अगर बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही तो ज्योति बाबू उसमें ज़्यादातर समय मुख्यमंत्री रहे। उड़ीसा में अगर 25 साल तक बीजेडी की सरकार रही तो नवीन पटनायक रहे। इसी तरह से हमने देखा कि ममता बनर्जी अपना चौथा कार्यकाल कर रही हैं। इसी तरह से कोशिश हमेशा नेताओं की रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को या तो विपक्ष के नेता के तौर पर वर्तमान रखें या फिर सत्ता में रहें। अगर सत्ता में न रह पाए तो विपक्ष के नेता के तौर पर रहें और कोशिश करें कि अगली दफ़ा हम जीत जाएं और फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। और ये ट्रेंड हो भी क्यों नहीं, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री पिछले 20-22 सालों से सत्ता पे हैं। सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बनकर गए गुजरात, तो वहाँ वो 2001 से लेकर 2007 तक, फिर 7 में चुनाव हो गए, 2002 में चुनाव हुए, फिर 7 तक चले वो, फिर 2007 में चुनाव हुए, फिर 12 तक, 3 चुनाव वहाँ जीतकर उसके बाद फिर 2014 से प्रधानमंत्री। इसके भी 10 साल पूरे होने के बाद अब तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो चुका है और उनके विकल्प के तौर पर तो कोई भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ता नहीं है। सामने राहुल गांधी हैं लेकिन उनको सफलता मिलती नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनके पहले वो भी 10 साल करके गए। अब आप वैसे देखिए चीज़ों को तो आप पाएंगे कि दक्षिण में परिवार, तमिलनाडु में डीएमके का जो प्रथम परिवार कहा जाता है, करुणानिधि हैं, उसके बाद स्टालिन हैं, फिर अब उदयनिधि उप मुख्यमंत्री हैं, वो आ जाएंगे। वाईएसआर रेड्डी थे तो जगनमोहन रेड्डी। तो ये सिलसिला एक व्यक्ति ना होकर के उसके बाद परिवार में अब जब आ जाता है तो फिर वो लगातार परिवार में ही चलने लग जाता है। तो ऐसे में दूसरे नेताओं को, जिनका बैकग्राउंड समाजवादी भी रहा है, उन्हें ये लगता है कि सत्ता में बने रहेंगे तभी तो लोगों के लिए काम कर पाएंगे। वो ये भूल जाते हैं कि हम अगर सत्ता में आए थे तो हमने तो किसी को रिप्लेस किया था, क्योंकि जनता ने समझा था कि हम इस लायक हैं, लेकिन हमने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि अब हम ही इस लायक हैं और कोई हमारे जगह को ले ही नहीं सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब पहली दफ़ा बने जब उमा भारती जी को हटाया गया, उसके बाद दूसरी दफ़ा भी बने, फिर तीसरी दफ़ा भी बने, फिर चौथी दफ़ा भी बन गए, फिर हार गए तो फिर दोबारा से जब सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में जाने की वजह से हुई तो फिर बन गए। उसके बाद फिर से चुनाव लड़े, फिर चाहते थे कि बनाया जाए, एकदम मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ लालायित थे, नहीं बन पाए तो उसके बाद दिल्ली लाए गए। 10 साल तो खट्टर साहब भी रह लिए, और जो लोग नहीं रह पाते हैं मान लीजिए लगातार, तो वो इंतज़ार करती हैं। देखिए उमर साहब इंतज़ार कर रहे थे और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2007 से 12 के दौर में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया है, अब फिर से वो मुख्यमंत्री है, बीच में हाइबरनेशन में थे।
हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं नेता कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमारा मौका आ जाए। ये सारी भूमिका इस बात के लिए क्योंकि बिहार में जो चुनाव होने हैं वो इसी साल होने हैं चुनाव। वैसे कायदे से नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं और नवंबर के महीने में चुनाव से पहले जो सुगबुगाहट है वो इस बात की शुरू हो गई है कि क्या समय से पहले हो जाएंगे चुनाव। अब ये हर राज्य में सुगबुगाहट होती है, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ, जिस गति के साथ राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बिहार में घटित हो रहे हैं वो फोकस में आ गया है ऐसे में, जबकि दिल्ली के चुनाव खत्म हो गए हैं और बिहार के चुनाव पर ही सबों की नज़र है। पाया ये जा रहा है कि ज़िला दर ज़िला और प्रखंड दर प्रखंड मुख्यमंत्री खुद घूमते चले जा रहे हैं। लंबी यात्रा उन्होंने की। अब पहले वाली यात्रा नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे थे जब वो एक ही लगातार चलते चले जा रहे थे। वो जाते हैं यात्रा में, फिर वापस आ जाते हैं पटना, फिर जाते हैं। ऐसे तेजस्वी भी करते हैं। तो तेजस्वी भी संवाद यात्रा कर रहे थे, प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। इन तरह की यात्राओं में लोगों से मुलाकात करिए और याद उनको दिलाइए कि साहब आ गया हूँ, चुनाव सामने है, हमें ही समर्थन दीजिएगा। आपके लिए क्या किया नहीं किया वो सब अब भूल जाइए, अब मौका देंगे तो फिर करेंगे दोबारा काम आपके लिए। तो इस इल्तज़ा के साथ पहुँचते हैं नेता और वो लोगों से मुलाकात करते हैं। पटना में लोगों को ये लग रहा है कि आखिर क्या बात है कि इतनी जल्दी ये यात्राएं शुरू हो गई। अब ये यात्रा ख़त्म भी हो गई। 2 दिन पहले दोनों बड़े नेता जो हैं तेजस्वी और नीतीश, वहाँ उनकी यात्राएं ख़त्म हो गई। अब क्या होने वाला है? क्योंकि अमूमन ये यात्राएं तब ख़त्म होती हैं जब सामने चुनाव होता है, 1-2 महीने के गैप पर, लेकिन यहाँ तो अभी 7 महीने का गैप है। तो कहीं चुनाव पहले तो नहीं होने वाले हैं। नीतीश जी के बड़े करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी। उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं, जब चाहे चुनाव करा ले। जब चाहे चुनाव करा ले में कहीं ये संकेत तो नहीं है कि चुनाव नवंबर से पहले भी हो सकते हैं? तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का इलेक्शन कमीशन है तो ये कभी भी करा सकते हैं। अब जिस तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगने लगे हैं उसमें तो जाहिर है कि इस तरह के इंटरप्रिटेशन सामने तो आएंगे। पहले दोनों नेताओं की ये जो बातें हैं वो आप सुन लीजिए। चुनावी मिजाज क्या है इस वक्त वहाँ पर। लोग फाइनल राउंड के लिए तैयार हो चुके हैं और जितनी ग्राउंड वर्क करनी थी कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है। ये जो 2 नेता हैं विजय चौधरी और तेजस्वी, ये क्या अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, जरा इसे सुनिए। और अंत का क्या बात है? चुनाव कब होना है सबको पता है। लोग आते रहे हैं, फिर आएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री तो पीछे भी आए थे। ट्रेन सेट होने की संभावना है क्या सर भागलपुर से? नहीं, हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है। चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। भाई अब जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी का, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहता वो लोग कर रहे हैं। ग्रीन लाइन्स भी तैयार है क्या जब हो जाए चुनाव तो हम लोग भी तैयार हैं। मतलब पिछले बार भी हम लोग तैयार थे। कोविड के टाइम में पता था कब होने वाला था, चुनाव होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या बातें जो आ रही थी। हम लोग तो तैयार हैं ही। और इस बार तो पूरी तरीके से बिहार की जनता तैयार है। जो 20 साल तक जो लोग झेला है, इस बार सरकार नया चाहती है, नया बिहार बनाना चाहती है। अब इन नेताओं की बातों से स्पष्ट हो गया कि मूड तैयार है। प्लेयर्स कौन कौन है? अब तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना कि इतनी दफ़े मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इस बार वो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं।
वो चाहते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में विकास की यात्रा पर बिहार चलता चले आगे। विकास की यात्रा बहुत से लोगों के लिए ये बहस का विषय हो सकती है। उनके समर्थक मानते हैं कि जो आमूल परिवर्तन बिहार में हुए हैं उनके बगैर संभव नहीं थे, और बिहार इतना बैकवर्ड था कि यहाँ तक आते आते भी हमने वैतरणी पार करने जैसा काम किया है, और बहुत ज़्यादा विकास की अभी ज़रूरत है, जिसे नीतीश जी ही सामाजिक न्याय और विकास की धारा दोनों बहा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को ये लगता है कि एक गाड़ी भी 15 साल जब चलती है तो प्रदूषण करने लगती है, और उस गाड़ी को हटा दिया जाता है प्रदूषण विभाग के द्वारा। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी अब 20 साल हो गया, अब तो छोड़ दीजिए कुर्सी। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा पुरानी बीज का इस्तेमाल नहीं कीजिए, नए बीज का इस्तेमाल कीजिए, तभी तो फसल लहलहाएगा। तो इस तरह की जो मेटाफर्स है उसका इस्तेमाल खूब हो रहा है, और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि विधिवत तौर पर चुनावी जो बिगुल है वो कब बजता है, और वो बजने जा रहा है 24 तारीख यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। आप ये समझिए, प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं। अमूमन वो बिहार चुनाव के दौरान ही जाते हैं, बहुत कम ऐसे मौके हैं जब वो जाते हैं किसी कार्यक्रम को लेकर के। वैसे अपने कार्यक्रमों को चुनाव के आसपास प्लान कर लेना हर नेताओं के दिमाग में ये होता है, तो प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी ये होगा। तो वो भागलपुर पहुंच रहे हैं। भागलपुर बड़ा ही ऐतिहासिक पौराणिक शहर है, और भागलपुर में वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि, उसका पैसा जारी किया जाएगा। किसान सम्मान निधि का जो पैसा है किसानों को दिया जाता है, हर 3 महीने पे 2000 रुपये दिया जाता है, वो जारी किया जाएगा। किसान लाभार्थी होते हैं उसके। प्रधानमंत्री जब भी जारी करते हैं तो वो ऐसे राज्य में जाकर जारी करते हैं जो चुनावी तौर पर तैयार हो रहा है, चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। उस मंच पर प्रधानमंत्री के जाहिर है मुख्यमंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा वो तमाम आला नेता होंगे। देखिए वहाँ पर गठबंधन सहयोगी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें कि चिराग पासवान, जिसमें कि जीतन राम मांझी, ये तो दोनों केंद्र में सहयोगी मंत्री ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो ये 5 जो दल हैं, क्योंकि जेडीयू से ललन सिंह और बाकी दूसरे जो संजय झा हैं वो भी प्रोमिनेंट अब हैं, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट है जेडीयू के। तो ये तमाम नेता मंच पर मौजूद रहेंगे, और सभी प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई एक एक बात सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे कि उन्हें बिहार की प्रगति चाहिए, और इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों में एक संकेत आने वाला है। अब उस संकेत का जो बैकग्राउंड है वो समझ लीजिए कि दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था, किसी टेलीविज़न चैनल का कॉन्क्लेव, और ये प्रश्न किया गया था देश में नंबर 2 कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बाद के नेता गृह मंत्री अमित शाह उनसे, और उनसे ये पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन होने वाला है। और ये मैं आपको 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। जनता दल यूनाइटेड सहयोगी है। मुख्यमंत्री आपने 40 विधायकों पर भी नीतीश कुमार को बना रखा है, तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का कहाँ से मसला आ गया? नीतीश कुमार होंगे ना मुख्यमंत्री। और उसे दिन से जो ये आपस में सुन गुन अपनी चर्चाएं, अंदर अंदर खेमेबाजी, ये सब शुरू हो चुकी है कि कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी इस बार गड़बड़ करने वाली है। क्योंकि आपने देखा है एक नाथ शिंदे के साथ क्या हुआ है, और विपक्ष के नेता तो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि भूल जाएं नीतीश कुमार। देखिए, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया उनको, लेकिन उनकी मदद से जब आंकड़े बढ़ गए तो धीरे से उन्हें पीछे कर दिया, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, और अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। मराठा हैं, देवेंद्र फडणवीस मराठा नहीं हैं। एक नाथ शिंदे मराठा हैं, देवेंद्र फडणवीस तो ब्राह्मण हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी जाति भी नहीं है ब्राह्मण। मराठा तो बड़ी जाति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सब दलीलें नहीं चलती हैं। बाहर कर दिया उन्होंने और अपने नेता को बना दिया।
अब आजकल एक नाथ शिंदे कहते नज़र आते हैं, आपने भी सुनी होंगी, हमें हल्के में न लेना, टांगा पलट देता हूं। उन्होंने टांगा पलटा है। उद्धव ठाकरे का टांगा 2022 जून में पलट दिया था उन्होंने। लेकिन अब क्या कहें, वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास और उसके इतने सहयोगी हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी शरद पवार साहब के लिए कैसे प्रधानमंत्री कुर्सी खींच रहे हैं। वाकया शुक्रवार शाम दिल्ली के कार्यक्रम का है कि कोई भी आ जाएगा अब समर्थन करने में, मात्र 20-22 का आंकड़ा बचता है। भारतीय जनता पार्टी तो सहयोगी साथ हैं तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। एक नाथ शिंदे जाएं तो जाएं कहाँ। और यही बात कहते हैं नीतीश जी के विरोधी बिहार में कि देखिए उनका भी हाल तो यही करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महाराष्ट्र और बिहार तो अलग अलग राज्य हैं और बिहार में जो जातीय गुणागणित है उसको तोड़ कर एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण जो किया लालू यादव, राबड़ी देवी की राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार ने किया और किस तरह से उन्होंने अति पिछड़े वोट बैंक को साधा, लव कुश, कुर्मी और कोयरी को उसका वाहक बनाया, अग्रदूत बनाया, अपने पीछे खड़ा किया। वो वैसे ओबीसी जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आवाज़ नहीं है उनकी, कमज़ोर हैं, उनको जमा किया और अपनी राजनीति कर ली। भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए अपर कास्ट सपोर्ट तो आ ही रहा था। इसलिए महाराष्ट्र तो अलग है बिहार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो अलग है। वो तो खुद को अपनी पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है। लिहाजा प्रधानमंत्री जब मंच पर होंगे तो सबों की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या कुछ ऐसे शब्द प्रधानमंत्री की जुबान से आते हैं जिसमें वो कह जाते हैं कि अगला चुनाव जो होने जा रहा है उसमें हमारे चेहरे नीतीश कुमार ही हैं। और अगर वो कह भी देते हैं कि चेहरे हमारे नीतीश कुमार हैं तो क्या उससे होता है? चेहरे तो एक नाथ शिंदे भी थे। क्या अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी नीतीश कुमार हैं? क्या ये बात कहेंगे प्रधानमंत्री? और अगर कह देते हैं तो जाहिर है कि उसके बाद कोई सामने नहीं है। और अगर नहीं कहते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात ये हो जाने वाली है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, इन्हें डिक्लेयर नहीं किया, ये बात शुरू हो जाएगी। लिहाजा बड़ा दिल थाम करके एनडीए वाले, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वाले इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की यात्रा का। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो नीतीश जी के लिए कैसे गुणगान कर रहे हैं, ज़रा ये भी सुनिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचानक भारतीय जनता पार्टी को दैवीय शक्ति नीतीश कुमार में दिखाई पड़ी। यात्रा पर संपूर्ण बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये न्याय के साथ विकास, सामाजिक न्याय और विकास की आंधी चल रही है। इसीलिए विपक्ष हताश है। भाई मैं तो आश्चर्यचकित हूँ प्रगति यात्रा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी मतलब कहते हैं कि जो चीज सोचा वो मिल गया। सपना था अररिया के लोगों के लिए, सपना था खगड़िया के लोगों के लिए। सोच भी नहीं सकता था कि मेडिकल कॉलेज, कभी आप सोच सकते थे कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा? सोच भी नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित हूं। आश्चर्यजनक है। पूरे देश में इस तरह का कभी विकास का, प्रगति का जो स्पीड है मैंने नहीं देखा। मैं दैविक शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ है। सोचिए आप, प्रधानमंत्री के आगमन के मौके पर नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति ये डिस्कवर किया है बिहार के भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जायसवाल जी ने। हो सकता है
पर सवाल यही है कि ऐसे चमत्कारी पुरुष को क्या अगले मुख्यमंत्री के तौर पर डिक्लेयर करेंगे प्रधानमंत्री। आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको सक्रिय राजनीति में होना चाहिए। ऐसे कम उदाहरण हैं जिसमें कि बाप और बेटा दोनों साथ साथ सक्रिय हैं। तमिलनाडु में है, लेकिन उसके अलावा आप कई जगहों पर नहीं पाएंगे। अपने आप को बाप किनारे कर ही लेता है अमूमन। अब जिसकी जो मर्जी वो करे, लेकिन ऐसा देखा गया है सुचिता जहाँ जहाँ प्रैक्टिस की जाती है वहाँ वहाँ। तो निशांत कुमार 45 साल के आसपास के हैं और अभी तक सक्रिय राजनीति में आए नहीं हैं। और अगर वो आते हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की है आने की, तो जाहिर है नीतीश कुमार समाजवादी व्यक्ति हैं। वो बाप और बेटा एक ही साथ राजनीति कर रहे हैं, एक ही मंत्रिमंडल में हैं। कुछ इस तरह की चीज़ों को वो शायद ना पसंद करें। तो कुछ लोगों को ये भी लगने लगा है कि निशांत का राजनीति में पदार्पण, क्या ये एक कोई अरेंजमेंट बनने वाला है जिसमें कि नीतीश कुमार निकलेंगे और निशांत आएंगे। ये एक कयासबाजी है, इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है। लेकिन अचानक से जो पोस्टर्स लग रहे हैं, जेडीयू के दफ्तर के बाहर गेट पर लगा हुआ था, बिहार की पुकार आइए निशांत कुमार। मुझे याद पड़ता है साल 2005 में कुछ इसी तरह का नारा दिया गया था, अटल जी की तरफ से दिया गया था। जब बिहार भेजे गए थे, नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ 2005 के चुनाव में खड़े किए गए थे और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में खड़ी थी बीजेपी, और नारा दिया गया था नया बिहार नीतीश कुमार, नया बिहार नीतीश कुमार। और अब देखिए एक नया नारा सामने आ गया बेटे के लिए, बिहार की पुकार आइए निशांत कुमार। कौन कर रहा है बिहार में पुकार? वो निशांत कुमार के लिए जो कभी राजनीति में है ही नहीं, जिनका चेहरा भी लोग अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जिनके राजनीतिक बयान भी कभी नहीं आए हैं, जिन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग रखा है। आखिरकार क्या चल रहा है? कौन सी गणित चल रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस बात की गुंजाइश ढूंढती है हमेशा हर राज्य में कि क्या उसका कद बढ़ सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है, ये होना भी चाहिए, हर दल को ये अधिकार है। और जहाँ जहाँ भी वो सहयोगियों के साथ गई है वहाँ वहाँ उसकी कोशिश रही है कि वो अपने आप को ऊपर लाए, और ऐसा हर जगह हुआ है। चाहे वो उद्धव ठाकरे के सहारे या यूँ कहने वाला साहब ठाकरे के सहारे महाराष्ट्र में आज अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो गई, चाहे वो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के ज़रिए अपने आप को स्थापित करने में सफल हो गई, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी के ज़रिए प्रवेश करते हुए उड़ीसा में वो एक ऐसी स्थिति में आज पहुंच गई कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री बन गए। उसके वो हर जगह सहयोगियों की मदद से जाती है और बड़ी पार्टी बन जाती है। बिहार में भी वही हुआ, नीतीश कुमार के पीछे पीछे जाते हुए आज वो सबसे बड़ी पार्टी है। लिहाजा अब इस बात की तैयारी है कि क्या बिहार में कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपना मुख्यमंत्री तो नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि समय समय पर उसके नेता ये बात कहते नजर आते हैं। याद कीजिए विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा अपना मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, तभी संकल्प पूरा होगा। सब लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, लेकिन क्या वो इस बार होगा? क्या नीतीश जी के कॉस्ट पर होगा? प्रधानमंत्री क्या नीतीश जी को इस बार डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि पिछली दफ़ा तो नीतीश जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि डिक्लेयर हो जाए तभी जाके वो सक्रिय होंगे। और आखिरकार मुझे वो याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, संजय जायसवाल थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता, डिक्लेयर करना पड़ा था कि हमारे यही चेहरे हैं। सीटें कितनी भी आए, किसी को कम किसी को ज़्यादा आ सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ऐसा ही हुआ, बावजूद इसके कि आधी के आसपास सीटें नीतीश कुमार को आ गई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अब इस बार जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को अगर जोड़े तो 14 जगहों पर अपने मुख्यमंत्री बना चुकी है, और इसके अलावा 7 और ऐसे राज्य हैं जहां पर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं या फिर उसके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा समर्थित हैं।
इतनी प्रचंड मजबूती के साथ आज की तारीख में तैयार भारतीय जनता पार्टी ने उसके जो 2 ऐसे राज्य जहां वो जीत नहीं पा रही थी, दिल्ली और उसके बाद बिहार, जहां वो आज तक नहीं अपना मुख्यमंत्री बना पाई है, निशाने पर दिल्ली जीत लिया गया। बिहार में क्या वही व्यवस्था चलेगी या फिर प्रधानमंत्री के यात्रा के बाद तस्वीर कुछ और साफ होने वाली है? सब कुछ तय है विपक्ष की तरफ से, उनके चेहरे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कौन चेहरा है और क्या प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स करिए और हमें बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।